और बात करते हैं गोंडा में भाई की जान बचाने के लिए एक महिला को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। महिला का पति सऊदी अरब में रहता है और वहीं से उसने 3 तलाक का मैसेज भेज दिया है। अब पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। भाई की जान बचाई तो बड़ी कीमत चुकाई। भाई को किडनी दे दी तो शौहर ने बोला 3 तलाक। मामला गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला तरन्नुम ने अपने बीमार भाई की खातिर उसकी मदद की। भाई को कई सालों से किडनी में समस्या आ गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि अगर जान बचानी है तो दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी, नहीं तो जीवन खतरे में पड़ जाएगा। घर वाले भी बेहद चिंतित थे कि अब क्या होगा, लेकिन तरन्नुम ने अपने भाई शाकिर की जान बचाने का फैसला किया। उसने अपने भाई को एक किडनी देकर उसे जीवन दान देने की ठानी। जब भाई को किडनी दान दे दी तो तरन्नुम के पति को ये नागवार गुजरा और उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मामला जैतापुर इलाके का है। बोरियाही गांव की रहने वाली तरन्नुम की शादी आज से 20 साल पहले हुई थी। उसकी कोई संतान नहीं है। उसकी शादी जैतापुर निवासी मोहम्मद रसीद के साथ हुई थी। कुछ सालों के बाद वो सऊदी अरब चला गया। तरन्नुम ने बताया कि रसीद ने दूसरी शादी भी कर ली। बीते दिनों तरन्नुम के बड़े भाई शाकिर की किडनी खराब होने के चलते तबीयत काफी खराब हो गई। वो अपना इलाज मुंबई में करा रहे थे। तरन्नुम ने बताया कि भाई की जान बचाने के लिए वो भाई को किडनी देने को तैयार हो गई, जिसकी सहमति उसने पहले रसीद से भी ली। लेकिन जब उसने किडनी भाई को दे दी तो वो नाराज हो गया। रसीद ने किडनी के बदले 40 लाख रुपए की डिमांड कर डाली, लेकिन तरन्नुम ने उसे मना कर दिया। इसके बाद मोहम्मद रसीद ने सऊदी अरब से ही उससे रिश्ता तोड़ दिया। व्हाट्सएप पर उसने तरन्नुम को 3 तलाक का मैसेज डाल दिया। इसके बाद तो तरन्नुम दंग रह गई। तलाक देने की घटना के बाद तरन्नुम अपने मायके रहने चली आई। अब वो इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। तरन्नुम ने धानेपुर के थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और अब वो इंसाफ की आस लगा रही है। मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब था, किडनी का मामला था। किडनी खराब, मैं घर वालों को सहमत से दे दिया। फिर उसके बाद मुझे हमारे भाई निकल के आए मुंबई अस्पताल से, तब हमारे पास फोन क्या खत्म करने। मामला गंभीर होने की वजह से पुलिस ने भी संज्ञान ले लिया। अब जांच पड़ताल की जा रही है। ये धानेपुर थाने का मामला है, जिसमें वो आदमी ने एक साइड दी है कि उसका पति सऊदी अरब में रहता है। वहां से उसने व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक दिया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की। सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के हित में बड़ा काम किया था, लेकिन अभी भी 3 तलाक के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। गोंडा का ये मामला उसी की गवाही देता है। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। आजमगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो चौंकाने वाला है। यहाँ पर एक पुनर्विवाह की तैयारी हो रही है, जहाँ पे दुल्हन की उम्र 67 साल की है, लेकिन दूल्हा अपनी उम्र 29 साल बता रहा है। आपने कई किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आजमगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया जो अक्सर सुनने में नहीं आता। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीलो गांव के रहने वाले इन बुजुर्ग का नाम लाल बिहारी है। लाल बिहारी अपनी 67 साल की पत्नी के साथ दोबारा शादी करना चाह रहे हैं। घर में पुनर्विवाह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन लाल बिहारी अपनी उम्र को 29 साल का बता रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि अब अगर वो 29 साल के हैं तो उनकी पहली शादी कब हुई होगी।
लाल बिहारी असल में 69 साल के हैं, लेकिन वो खुद को 29 का मानते हैं। दरअसल लाल बिहारी सरकारी रिकॉर्ड में 30 जुलाई 1976 से 30 जून 1994 तक मृत रहे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार साल 1994 में प्रशासन ने उनके अस्तित्व को स्वीकार कर जीवित घोषित कर दिया। देखिए 18 साल विधवा रही, उसके बाद फिर वो उसी तरह से रही, पूर्व पति के साथ गई, लेकिन 18 साल तक विधवा रही, उसको विधवा लोग मानते रहे। उसके पति 94 में जिंदा हुए। लाल बिहारी ने मृतक संघ बनाकर दस्तावेजों में मृत घोषित हो चुके लोगों को जिंदा कराने का संकल्प लिया। उनका दावा है कि अब तक वो कई लोगों को न्याय दिला चुके हैं। हालांकि वो अपनी पत्नी से 2 साल बड़े हैं, लेकिन जब से कागजों में जीवित हुए हैं वो तभी से अपनी उम्र जोड़ रहे हैं और इस तरह वो अपनी उम्र 29 मान रहे हैं। उनके इलाके में उनके पुनर्विवाह की चर्चा जोरों पर है। शादी समारोह कहां होगा, इसके लिए मंथन चल रहा है। आजमगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम आ गया है। ऊंची वादियों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में कई जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और आने वाले समय में बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाली जगहों पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बात उत्तराखंड की करें तो यहाँ चमोली और औली में हिमपात हुआ है। आने वाले समय में दूसरी जगहों पर भी बर्फ गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में पाला और मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 दिसंबर को हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ों में लगातार शीतलहर बढ़ती जा रही है। चमोली में कड़ाके की ठंड के बीच अब स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रात को -1 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, जिससे नदी नाले तक जमने की कगार पर है। हालांकि दोपहर में थोड़ी सी धूप से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। वहीं सैलानी भी पहाड़ों की तरफ रुख करने लगे हैं, क्योंकि क्रिसमस के बाद नया साल आने वाला है। औली में बर्फबारी के बाद यहाँ की वादियाँ और भी खूबसूरत हो गई हैं, जिसे देखने के लिए सैलानी औली का रुख कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कीइंग के शौकीन भी औली आ रहे हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भी औली में तैयारी चल रही है। औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल चल रहे हैं। क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारी है। देखिए, इससे पहले जो दिसंबर महीना शुरू हुआ था तो बर्फबारी नहीं थी, तो कुछ बुकिंग कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी हुई उससे काफी इंक्वायरी भी आई। और जो अभी लेटेस्ट 23-24 वाला वीकेंड आने वाला है उसमें औली तो मुझे लग रहा है लगभग फुल हो रहा है, लेकिन जोशीमठ भी 50% तक बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है अभी। 22 से 24 दिसंबर तक पहाड़ों में बर्फबारी की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। औली में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद से सैलानियों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे पर रौनक है। पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड का असर मैदानी इलाकों समेत पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। बहुत पूछो मत पूछो। परसों कल था आपको -5 था, आज -4 है। तो नलके भी लग रहा है, गाड़ियां भी लग रहे हैं। यहाँ इतना सर्दी है, ठंड आग जलाना पड़ता है। इस वक्त बाइक पे चल नहीं सकता है, बहुत ठंड है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। इससे मैदानों का पारा भी लुढ़कने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संगम नगरी प्रयागराज में नए साल में अब फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। नगर निगम प्रयागराज ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 5 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तैयार कराया है।
केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने से उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को जहां दिव्य स्वरूप दिया गया है, तो वहीं पर्यटन के लिहाज से भी बेहतर बनाया जा रहा है। प्रयागराज में यमुना नदी में बोट हाउस क्लब के पास इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को लगभग तैयार कर लिया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम प्रयागराज ने ये कवायद पर्यटन विभाग के साथ मिलकर की है। दावा किया जा रहा है कि यूपी का ये पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा। इस साल में संगम नगरी प्रयागराज को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट संगम नगरी प्रयागराज में यमुना के तट पर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। करीब ये 5 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इसमें करीब 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके पास नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ आधुनिक बोट्स भी खरीदी हैं, जिसके जरिए लोग बोटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। आ रहा है कि जिस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है, आप देखिए कि ये रेस्टोरेंट जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, ये उसका सबसे बड़ा केबिन है। यहाँ पर लोग बैठेंगे, यहाँ पर अलग अलग तरह के व्यंजनों का भी लुत्फ उठाएंगे। हालांकि ये माना जा रहा है कि चूंकि ये यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर शाकाहारी व्यंजन रहेंगे। जो भारतीय व्यंजन है, इसके साथ साथ जो कुछ विदेशी व्यंजन है, उनका भी लुत्फ यहाँ पर आने वाले जो सैलानी है, जो पर्यटक है, वो उठा सकते हैं। इसको लेकर कुछ नावें भी खरीदी गई हैं। उन नावों के जरिए भी यहाँ पर आसपास राइडिंग कराई जाएगी। ऐसी मंशा है सरकार की और यहाँ पर प्रशासन की कि यहाँ पर बोट राइडिंग के साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाए। वाटर स्पोर्ट को लेकर भी खास तैयारी की गई है। हालांकि यहाँ पर कैनोइंग और कयाकिंग जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं, लेकिन अब इसे बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने की तैयारी है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को आकर्षक रूप दिया गया है। रेस्टोरेंट के साथ में बोट्स भी लगी हैं। माना जा रहा है कि यहाँ टूरिस्टों का नया डेस्टिनेशन बन सकता है। प्रोजेक्ट की कीमत अनुमानित करीब 5 करोड़ के आसपास में है और इसको अगले माह से हम लोग संचालित भी करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मोटर बोट के जरिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को बोट राइडिंग भी कराई जाएगी। तो मैंने सुना है, फर्स्ट टाइम आई हूँ, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी तक सब बाहर ही देखते थे हम लोग, पहली बार यूपी में भी प्रयागराज में ऐसा कुछ हो रहा है। तो जब इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, आएंगे तो मज़ा ही आएगी। जब इसका इनॉग्रेशन होता है तो फिर हम लोग और अंदर जाने को मिलेगा। अभी तो बाहर से देख रहे हैं, तो और भी लोग आ रहे हैं देखने, तो काफ़ी सही है। पहले चरण में सुजावन देव मंदिर तक बोट राइडिंग की सुविधा होगी। वहीं दूसरे चरण में श्रृंगवेरपुर धाम को भी बोट राइडिंग से जोड़ने की योजना है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।